Assalamualaikum everyone. This is Asim Maniyar, and but the today's topic is cells, and a very basic topic in biology. But everyone needs to know the basics of cell, the cell structure, etc. So let's talk on cell today, and when you talk on cells, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में तो हम एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, लाइफ मींस लिविंग थिंग। लाइफ मींस व्हाट? लिविंग, राइट? है ना? तो लाइफ मींस लिविंग, लिविंग थिंग। अच्छा, अब कोई भी चीज अगर लिविंग है तो इट शुड बी हैविंग दी सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड बी हैविंग दी सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स, and I have denoted these characteristics with a small mnemonic that is called Mrs. Cren. Mrs. Cren. Now M stands for metabolism. What is metabolism? Metabolism क्या होता है? Metabolism, when you talk about metabolism, तो आपके सेल्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये सब के सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। सब के सब क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। This metabolism is categorized into two categories, that is anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism. Anabolism मतलब आपके सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली कोई ना कोई चीज बन रही होती है तो कोई ना कोई चीज टूट रही होती है। बनने की एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ये एक एग्जांपल हो गई। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, ये दूसरी एग्जांपल हो गई। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये तीसरी एग्जांपल हो गई। ये सारे के सारे एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारी इसी लेन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, व्हाई रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस? लेट्स टॉक ऑन रेस्पिरेशन फर्स्ट। कि चलो अभी आगे चलते हैं तो रेस्पिरेशन के बारे में भी बात कर लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म, दिस इज फॉर एम। आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, कोई भी इंसान है या कोई भी जानवर है या कोई भी लिविंग चीज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान मर जाता है, अब मैं उसको चमाटे मारूं, लाते मारूं, घूसे मारूं, कुछ भी मारूं, वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगा। वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो जिंदा होगा तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक करेगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है जी। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स ग्रोथ, एबिलिटी टू ग्रो। रेस्पिरेशन, व्हाट डू पीपल अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन किस बला का नाम है? अच्छा, मोस्टली पीपल थिंक कि भाई सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना इज रेस्पिरेशन, पर भाई ऐसा नहीं है। दैट इज ब्रीदिंग। जो सांस हम ले रहे हैं, सांस हम छोड़ रहे हैं, ये ब्रीदिंग है। क्या है ये? ब्रीदिंग है। ये रेस्पिरेशन नहीं है, सॉरी, ये रेस्पिरेशन नहीं है। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आपके पास फूड सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है और हम एनर्जी रिलीज करते हैं। इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। इन सब की डेफिनेशन अभी आगे आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आगे हम इस चीज को मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो बेसिकली व्हाट रेस्पिरेशन इज, इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है भाई? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये बड़ी मजे की कहानी है, जरा इस बात को जरा समझ लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या चीज है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट।
ठीक है जी। अब एक्सक्रीशन में आपके पास क्या होता है, देखो बोला मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की एग्जांपल में आपके पास क्या क्या चीज आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूरिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स क्या है, लंग्स एक एक्सक्रीट, लंग एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरिया इज यूजुअली एक्सक्रीटेड आउट ऑफ किडनी, तो किडनी क्या हुआ, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। और इन दोनों के बारे में हम लोग आगे अपने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यूजुअली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसका डेफिनेट होगा। टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट का इनटेक कंटिन्यूअसली करेगा, वो न्यूट्रिएंट का इनटेक कंटिन्यूअसली करेगा, ठीक है जी। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर। तो बेसिकली मिसेस ग्रैंड का न्यूमोनिक पूरा होता है यहाँ पर आपके पास। मिसेस ग्रैंड मींस मेटाबॉलिज्म, R stands for reproduction, S stands for sensitivity, G stands for growth, respiration, excretion and nutrition। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया था कि कुछ डेफिनेशन आगे हमारे पास आएंगी। तो रेस्पिरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को नहीं पता होता है कि यार रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। व्हाट इट इज, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस in order to release energy, oxidation of food substance in order to release energy। ये रहा फूड सब्सटेंस, ये रहा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो दिस इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है जी। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये आपके पास, ठीक है जी। कैटाबॉलिज्म हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, इसकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, और बेसिकली आपके पास क्या चीज रिलीज करवाई जा रही है, एनर्जी रिलीज करवाई जा रही है। अच्छा, यहाँ तो एक बात आपकी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाइयों बहनों? मेटाबॉलिज्म आपके पास जितने भी आपके सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। आपके सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको, वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ये बात ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा अब हम आ जाते हैं बेसिकली सेल की डेफिनेशन के ऊपर, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी कि यार सेल की जो बेसिक डेफिनेशन जो बताई जाती है बच्चों को, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो अभी मेरी बात सही है। बात सारी क्या पर आती है, लाइफ, सेल इज लिविंग, सेल इज लिविंग, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात समझ आती है? अंडरस्टैंडेबल कंडीशन है ये कि भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो सेल है, ये सेल है आपका, ठीक है। और सेल के अंदर ये आपके पास यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो रीजन है इसका, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की, ठीक है, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो जाता है आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, अब ये साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे से, ठीक है जी। और तीसरी चीज जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, दैट इज द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म आ गया आपके पास। थोड़ा सा मेरा पेन मसला कर रहा है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म आ गया आपके पास। ये आपके पास जो है सेंट्रलाइज जो है वो न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली व्हाट साइटोप्लाज्म इज, मजे की बात है कि ये बेसिकली इट्स एन एरिया फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो एरिया होता है, दिस होल एरिया इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो रीजन है। इसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन आज तक किसी को भी नहीं पता। जिसको पता चली थी उसको फौरन से दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। उसको खुशी इतनी ज्यादा हुई थी कि वो मर गया। सेमी सॉलिड और जेली लाइक सब्सटेंस होती है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स कहते हैं, कोई ऑर्गेनल्स कहता है, कुछ भी कहते हैं आप इसको, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं आपके पास, ऑर्गेनल्स होते क्या है? ऑर्गेनल्स बेसिकली, अगर मैं आसान वर्ड्स में बोलूं तो बेसिकली जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनको हम सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उसमें सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी बातें मैं भी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल योर। देखो, दिस इज हाउ क्यूट अ सेल लुक्स लाइक। हाउ क्यूट अ सेल लुक्स लाइक। ठीक है जी, यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की कुदरत देखें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, व्हेन यूजुअली आई टॉक ऑन एएस, तो एएस लेवल्स के बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उनको मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सेल बनाया है ये दुनिया में किसी मुआजिजे से कम नहीं है। इट्स अ वंडर। ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, यहाँ पे जस्ट लुक एट द सेल मेम्ब्रेन हियर, दिस इज अ साइटोप्लाज्म हियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऑर्गेनल है, ये न्यूक्लियस है इसके साथ, ये एक ऑर्गेनल है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एएस में पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है? एएस लेवल में पढ़ाया जाता है, तो खास हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एएस लेवल में यूजुअली इसके बारे में डिस्कशंस रहती हैं। लाइसोसोम्स है, थोड़ी सी बेसिक बात है लाइसोसोम्स के बारे में पता होनी चाहिए हमें। इनको हम सुसाइड सैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सुसाइड सैक्स। सुसाइड सैक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जो कभी भी धमाका करके किसी को भी फारिग कर देते हैं। कोई भी बेसिकली अनवांटेड चीज आती है तो उसको फारिग कर देते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम्स आपके पास इस तरह काम आते हैं। उसको इसके पास सुसाइड सैक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली जो एक नॉर्मल एनिमल सेल होता है उनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s के साइज के होते हैं। कौन से वाले साइज के होते हैं बच्चों? 80s के साइज के होते हैं, 80s। ठीक है, और बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका जो काम होता है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या होता है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, ये दो बेसिक बातें हैं, वो बातें हैं जो आपने बहुत ज्यादा सुनी होती है कि यार हार्मोन की कमी हो गई, एंजाइम्स हैं, एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। क्या करवाना है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। ठीक है, अच्छी जो ऊपर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख रहे हैं ना, इसके अभी इसमें जो एक रफ कैटेगरी होती है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अवेलेबल होते हैं, उनका काम भी प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है। मेरा पेन थोड़ा सा मतलब सही नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, तो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। गॉल्जी अपैरेटस है। अब देखिए अल्लाह ताला ने कितने मजे मजे की चीजें रखी हुई है। ये गॉल्जी अपैरेटस भी एएस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मैं फंक्शन आपको बताता हूँ, मतलब मजे का फंक्शन है इसका। आप बेसिकली जो गॉल्जी अपैरेटस है, कोई भी प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के बाद वो किसके पास जाएगा? गॉल्जी अपैरेटस के पास आएगा। किसके पास आएगा? गॉल्जी अपैरेटस के पास आएगा। और गॉल्जी अपैरेटस क्या करता है? गॉल्जी अपैरेटस जो होता है वो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है? पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन। कोई भी चीज आएगी उसको पैकेज आउट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, और वो बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं, फिर वो सेल के अंदर उसको रख देगा। अब उसको सेल के बाहर जाना है, अंदर जाना है,
उसकी मर्जी है। आपने ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया को लोग कहते हैं इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, पावर, पावर से मतलब क्या है? एनर्जी। पावर से मतलब क्या है? एनर्जी। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों इसको पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एनर्जी बनाता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? यूजली, यूजली क्या वैसे ही आपके पास जो एनर्जी यूजली आपके सेल्स में होती है वो एटीपीज के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है बच्चों? एटीपीज के फॉर्म में होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, हमने ऊपर से बहुत सारी बातें हम करते हुए आए हैं। अच्छा, न्यूक्लियस एक हमने स्किप करा है यहाँ पे, थोड़ा सा न्यूक्लियस को देख लेते हैं। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का दिमाग, जैसे हमारा दिमाग है ना, इसी तरीके से सेल का दिमाग है। दैट सेल का दिमाग का मतलब, इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है क्यों? क्योंकि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, उसके बाद एक चीज हमने सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे शुरू में हमने पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बहुत मजे की चीज है ये। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है सेल की। क्या होती है? आउटर कवरिंग है सेल की, ये आउटर कवरिंग है आपके सेल की। ठीक है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इसके सारे काम अगले स्लाइड के अंदर ही आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अभी इसको लिखने की मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म के बारे में मैं ऊपर आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताइए सबको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के? ठीक है जी, तो ये आपके पास कहानी हो गई एक। आई एम क्लियरिंग दिस ड्राइंग आप, जिसको पिक्चर लेनी है वो पिक्चर ले ले। अब क्लियर हो गई। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब देखिए अल्लाह ताला ने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का साइज अगर आपको पता चल जाए ना, आप हैरान हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर। कितना? 7 नैनोमीटर। 7 नैनोमीटर इतना छोटा साइज होता है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप, तो क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बड़ा मुश्किल से नजर आता है। ठीक है जी, तो 7 नैनोमीटर इन साइज। काम क्या क्या है? काम देखिए इसके बड़े बड़े काम। प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नंबर वन। सेल को डिफरेंशिएट करवाता है, स्पेशलाइज करवाता है और बताता है कि यार ये कौन सी कैटेगरी का सेल है। मतलब फॉर एग्जांपल मसल सेल है, न्यूरॉनल सेल है, कौन सा सेल है। ठीक है जी, इसके अलावा इसका एक और काम होता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, क्या काम है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि हर सेल के अंदर कितना वाटर का कंटेंट रहना चाहिए और कितना सल्यूट कंटेंट रहना चाहिए, कितना वाटर कंटेंट रहना चाहिए और कितना सल्यूट कंटेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। अगर आपसे किसी कोई भी बंदा आप सवाल कर लेता है ना, यार एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अब बच्चा पता है क्या लिखता है? पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। उससे पूछा ही नहीं है भाई, उससे फंक्शन पूछे हैं आपसे। एंड इट वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन इन अ जीसीई ओ लेवल पेपर। 4 मार्क क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर नहीं करा था। तो बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नंबर वन, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी, osmoregulation, maintenance of the water potential and the solute concentration in the body fluids, yeah, in the cell. I hope this is very clear to everyone.
यही बनी हम क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।